नमस्कार। आज हमारे शख्सियत कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। इन्होंने समाजवाद पे कई किताबें भी लिखी हुई हैं और समाजवादी की बात हो तो इनकी विचारधारा की उपलब्धि जरूर मानी जाती है। आइए बात करते हैं इनसे और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दीपक जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? समाजवादी पक्ष पूरी प्रतिबद्धता और पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कमर कस चुका है। आप कार्यक्रमों के सिलसिले देखिए, आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो भी समाजवादी नेता कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभा, कोई ना कोई बैठक, कोई ना कोई मीटिंग करके जन जागरण कर रहे हैं, जनता में जागृति फैला रहे हैं। 2024 लोकसभा की चुनाव की तैयारी की बात करें तो सबसे पहला कार्यक्रम नैमिषारण्य में किया गया, क्या कारण था? नैमिषारण्य तो समाजवादियों का गढ़ रहा है। लोहिया ने अभियान की शुरुआत गैर कांग्रेस का जो बात का नारा देकर चित्रकूट से शुरू किया था, तो आज गैर भाजपावाद का नारा देकर अगर समाजवादियों ने नैमिषारण्य से शुरू किया है तो परिणाम वही होगा। आपने देखा 67 में 9 जगह सरकार पलटी थी, 77 तक आते आते पूरी सरकार पलट गई। तो नैमिषारण्य तो बहुत शुभ जगह है और कुप्रवृत्तियों पर सुप्रवृत्तियों की जीत को संकेत देती है। विपक्ष के गठबंधन का नया नाम इंडिया, जिसकी बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है, बैठक के बाद की बात करें तो राजनीतिक गलियारों में क्या हड़कंप पड़ने वाला है? पूरे देश में भाजपा के विरुद्ध यह धारणा बन चुकी है कि इस बार भाजपा की हार तय है। और जहां तक इंडिया की बात है तो यह गठबंधन सही मायने में हमारे देश की 62.64% मतों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव तक विपक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे? इसमें भी कोई शक है क्या? विपक्षी गठबंधन को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो धागा बना है, जो तंतु बना है, उस तंतु में अखिलेश जी का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे वह बिहार में हो, चाहे बंगलोर हो और महाराष्ट्र हो, और सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े प्रतिपक्ष के चेहरे के नाते यह उनका कर्तव्य है। और सुखद पक्ष यह है कि अपने लोक कर्तव्य का वह पालन बहुत सलीके से कर रहे हैं। विपक्ष की पिछली भी बैठकें हुई हैं, बैठक होने के बाद जो विपक्ष के नेता होते हैं वो सबके लगभग कुछ ना कुछ बयान आते हैं, लेकिन अगर बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव को कोई ऐसा बयान नहीं आता है, तो उनके अंदर कोई रुझान टाइप का नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, बंगलौर में ही उन्होंने कह दिया था भारतीय जनता पार्टी की हार तय है और भारत में लोकतंत्र इतना सशक्त है कि सार्थक परिवर्तन की आधारशिला तैयार हो चुकी है। और उनका जाना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसा कोई वक्तव्य आप बता दीजिए, कोई मंच बता दीजिए। अभी कल ही उन्होंने फिरोजाबाद में बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा लोक कर्तव्य है और इस लोक कर्तव्य पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज हमेशा समाजवादी पार्टी से दूरी बना के रखा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है जिससे कि ब्राह्मण समाज को अपने पाले में ला सके? देखिए, मैं तो समाजवादी होने के नाते किसी भी जातीय टिप्पणी से अपने को बचाता रहा हूं, लेकिन चूंकि प्रश्न का उत्तर न दूं तो भी यह समाजवाद के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। और जहां तक जन्मना ब्राह्मण की बात है तो ब्राह्मण तो समाजवाद के साथ पिछली नहीं, आज की बात करें तो ब्राह्मणों का वोट ऑफ परसेंटेज अगर देखा जाए कि परसेंटेज कितना है जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, काफी कम रेशियो है उनका। जो सामाजिक सद्भाव, समाजवाद में आस्था रखता है, जो सेकुलर है, सांप्रदायिक नहीं है, वह उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ है। और भाजपा के खिलाफ एक ही सशक्त आवाज है, वह है समाजवादियों की, तो समाजवादियों के साथ है।
कैसे इस चीज़ को माना जाए? अभी आपके ही एक पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमेशा विवादित बयान देते हैं। कभी चौपाई को लेकर, रामायण की चौपाई को लेके देते हैं, कभी जो है केदारनाथ को लेके जो है देते हैं। और आज का तो अभी ताज़ा तरोजा मामला है कि जो है अभी उनके ऊपर जूता फेंका गया है। तुलसीदास जी ने, आप देखिए, रामराज की व्याख्या करते हुए लिखा है कि राम प्रताप विषमता खोई, बैर न कर काहू सन कोई। यही तो समाजवाद के दो मूल मंत्र हैं, बैर न कर काहू सन कोई। हमारे सवालों पे आप भूतकाल पे चले गए, मैं आज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम। क्या समाजवाद की विचारधारा बदल चुकी है, इसका मतलब है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब हम राजनीति की बात करें, जब हम समाज की बात करें, तो वर्तमान को इतिहास से कभी नहीं काट सकते, क्योंकि वर्तमान जो है इसी इतिहास का तो भविष्य का रूप है। तो समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा का ही तो प्रतिनिधित्व करती है, लोहिया के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। कैसे? और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान की बात है, तो लोकतंत्र में सबको अपना निजी मत रखने का अधिकार है। इस तरह का कोई अधिकृत बयान किसी भी, क्या अखिलेश जी ने कभी राम के विरुद्ध कुछ बोला? तुलसीदास जी के खिलाफ कुछ बोला? क्या उन्होंने सीता रामराज की अवधारणा के खिलाफ कोई बात की? अभिव्यक्ति की आजादी वहां तक जायज है जहां तक सामने वाले को कष्ट न पहुंचे। जिन्हें कष्ट पहुंचा है वो अपना कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं, डॉक्टर लोहिया ने कही है, क्या डॉक्टर लोहिया से बड़े समाजवादी कोई और हो गया? तो समाजवाद की कसौटी पर राम राज्य एक समाजवादी अवधारणा है। और मैं एक और बात बता दूं, रामराज की ही बात नहीं, महात्मा गांधी जी ने जब रामराज की बात की थी तो डॉक्टर लोहिया ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हमें सीता राम राज्य चाहिए। अयोध्या कांड में राम भक्तों के खून को कैसे धो पाएगी समाजवादी पार्टी? राम भक्त हिंसक नहीं होता, अयोध्या जहां युद्ध न हो। दूसरी बात, संविधान की शपथ लेकर उनका कर्तव्य क्या था? किसी भी प्रकार की हिंसा और उपद्रवी कार्रवाई को रोकना, और वो उन्होंने किया। और एक चीज और बता दें, अगर वो गलत ही थे तो भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में उन्हें पद्म भूषण क्यों मिला? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। आप समाजवादी चिंतक हैं, समाजवादी विचारधारा को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या लोहिया जी परिवारवाद के पक्षधर थे? लोहिया जी परिवार को समाज की एक इकाई मानते थे। जब इंदिरा गांधी, मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक कह रहा हूं, उन्होंने नेहरू जी की तो आलोचना की थी ना परिवारवाद को लेकर। जब इंदिरा गांधी आजादी की लड़ाई में थी, क्या नेहरू जी ने इनका विरोध किया था? जब विट्ठल भाई पटेल ने अपने छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजनीति और लोक संघर्ष में लाया था, तो क्या उन्होंने विरोध किया था? परिवारवाद अपने आप में गलत नहीं है। हां, आप परिवारवाद की आड़ में यदि किसी योग्य कार्यकर्ता, किसी ईमानदार कार्यकर्ता को अवहेलित कर रहे हैं, तो यहां परिवारवाद दोषी है। जैसे पूंजीवाद अपने आप में दोषी नहीं है, हर व्यक्ति पूंजी का सहारा लेता है, लेकिन जब पूंजीवाद शोषण करता है तो यहां पर उसका विरोध होता है। और भाजपा को परिवारवाद पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दे दिया? वो तो 3-3, 4-4 पीढ़ियों की परिवारवादी पार्टी है। आप खुद बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे विधायक, और छोड़िए आप मोहन भागवत जी संघ प्रमुख, क्या उनके पिता संघ के बड़े नेता नहीं थे? और छोड़ दीजिए आप। तो भाजपा में तो पूरी की पूरी वंशावली है, 3-3, 4-4 पीढ़ियों का है। लेकिन आज के वर्तमान की बात करें तो सबसे बड़ा परिवारवाद समाजवादी पार्टी में बड़ी लंबी कतार है, और किसी पार्टी में तो नहीं देखने को मिलती इतनी लंबी कतार। श्रद्धेय अमित शाह जी के पुत्र जय शाह, क्या ये परिवारवाद का विभत्स तस्वीर नहीं है? जय शाह जी, जिन्होंने जीवन में बल्ला नहीं छुआ और देश के सबसे धनी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये है परिवारवाद। और एक चीज और बता दें, कम से कम समाजवादी लोग एक तस्वीर, लोक लाज का ध्यान तो रखते हैं। चुनाव में भेज दिया, जनता ने कहा कि आप इन्हें चुनाव दीजिए, जनता ने चुनाव में जिता दिया। तो अब यहां पे यह कहा जाए कि जनादेश का उल्लंघन किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, परिवारवाद का सबसे विभत्स रूप भाई जय शाह हैं।
जिन्होंने क्रिकेट नहीं कभी जीवन में खेला वो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, जब सवाल खड़ा होगा तो समग्र रूप से खड़ा होगा। मैं आरोप लगा रहा हूं। दूसरे, प्रधान जी के पुत्र धर्मेंद्र प्रधान चुनाव हार जाते हैं तो उच्च सदन में भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल सिंह यादव का बहुत बड़ा नाम है। पिछले सालों की बात करें तो काफ़ी कुछ घटा भी है उनके साथ, घर वापसी भी हो गई है। लेकिन एक बात कही जाती कि धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ने पे गांठ पड़ जाती है। ये किसने कहा है कि गांठ पड़ने के बाद गांठ सुलझाई नहीं जाती? यह भी तो कहावतें हैं कि अगर बीच में कोई मनमुटाव या दूरियां आ जाती हैं और वो दुराव में नहीं बदलती हैं तो जब वो मिटती हैं तो एका और जबरदस्त होता है। और समाजवादियों का तो एक इतिहास रहा है, ये आपस में लड़े हैं, हारे हैं, लेकिन जब एक होकर लड़े हैं तो उनके सामने जो भी रहा है वह हारा है। इतिहास 67, इतिहास 77। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के नेता थे, सपा छोड़कर भाजपा में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको उसी सीट से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है। क्या लगता है कि दोबारा चुनाव जीत पाएंगे उस जगह से? एक विधायक के घटने बढ़ने से सरकार नहीं गिरनी थी योगी जी की। संतत्व के आवरण में है वो, फिर भी उन्होंने दल बदल कराया। यह पाप है। भारतीय राजनीति को लांछित करने वाला यह अध्याय है। बिना जरूरत आप सिर्फ दल बदल इसलिए करवा रहे हैं कि आप विपक्ष को उसकी हैसियत दिखाएं। जिस संविधान की आपने शपथ ली है उस संविधान का इससे बड़ा मजाक दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कहीं नहीं उड़ाया गया है, कहीं भी नहीं। कोई जरूरत नहीं थी इस दल बदल की, फिर भी कराया गया। क्या लगता है कि दारा सिंह चौहान उस सीट से दोबारा जीत पाएंगे, और नहीं तो क्यों? दारा सिंह चौहान जी भारतीय राजनीति में भी वो मुकाम नहीं हासिल किए हैं कि हम जैसे लोग उन पर टिप्पणी करें। दारा सिंह चौहान जी उस वर्ग, उस सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए सिद्धांत के को खिलौना बना देती है। यह लोग राजनीति में, इस तरह की सोच रखने वाले लोग राजनीति में चर्चा के योग्य नहीं। एक पर्सनल सवाल, दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी में एक बड़ा कद रखते थे, बड़े बड़े पदों पर सुशासित भी किए गए, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज किसी पद पर नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, राजनीति में कोई प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होता। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब सोशलिस्ट पार्टी बनाई तो सिर्फ एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं, किसी और को मौका दो। हम लोग उस धारा को जीते हैं, उस सोच को जीते हैं जहां पद से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और जहां तक ये सही है कि समाजवादी पार्टी में मैं बौद्धिक सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, मुख्य प्रवक्ता रहा, नेताजी और जनेश्वर जी के जमाने में रहा, युवजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव भी रहा और कई बड़े पदों पे रहा। मुझे लगता है कि समाज और समाजवाद में बेहतर काम करने के लिए पद बहुत साधक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देशभक्ति की बात करती है, वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कई बार मंच से भारत माता को डायन कह चुके हैं। क्या मैसेज जाता है इससे? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आजम खान जी ही दे सकते हैं। वो अच्छे वक्ता हैं, उनको अपनी भावों के व्यक्ति के लिए मेरे शब्दों की जरूरत नहीं है। और दूसरा, उन्होंने किस संदर्भ में भी ये बात कही होगी, जब तक उस संदर्भ को न देखा जाए तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि बिना वजू किए या बिना पाक हुए या बिना नहाए कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, ये लिख दिया गया। अब इस पे किसी ने आधा चिपका दिया और बाद में कह दिया कि देखिए लिखा है कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, तो अधूरा होगा। और आधा सच, मान्यवर, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जो हमेशा विवादों में रहते हैं, शफीकुर रहमान, हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। क्या कारण है कि अखिलेश यादव उनके हर बयान पर चुप्पी साध लेते हैं? कभी कभी क्या होता है कि बड़े बुजुर्गों को अनावश्यक उन पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और शफीकुर रहमान जी अनुभवी नेता हैं, तो उन्हें भी ऐसे बयानों से बचना चाहिए। योगी जी हमेशा आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव पर कि उन्होंने कभी भी अपने पिता और चाचा की इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं किया। योगी जी इस तरह की बातें न करें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो आलोचना करें, संवाद करें। दुनिया में पिता की
सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसकी आखिरी यात्रा उसके बेटे के कंधों पर हो। क्या श्री आदित्यनाथ जी ने अपने पिता की अंतिम यात्रा में अपने कंधे को इस्तेमाल होने दिया था? वो तो सन्यासी है। नहीं। अब दूसरा तर्क वो देते हैं कि एक बार मैं बता रहा हूं, मैं सन्यासी हूं। नाथ संप्रदाय का को पढ़ा होगा जिसने, वह जानता है कि सन्यासी को कभी सत्ता सुख नहीं लेना चाहिए, सन्यासी को कभी राजभोग नहीं लगाना चाहिए, और सन्यासी को कभी, दूसरी बात कह रहा हूं महोदय, सन्यासी को कभी आंख में आंसू नहीं लाना चाहिए। संसद की दीवारें गवाह हैं, योगी जी फूट फूट कर रोए थे। अभी समाजवादी पार्टी के 3 बागी नेताओं ने बगावत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि नेताजी और चाचा जी का नाम लिया है, साथ में आपका भी नाम लिया है कि जो है आपका भी अपमान किया जा रहा है। हाँ, 3 मैंने भी वो वीडियो देखा और उन्होंने मेरा नाम लिया, तो भाई ये राजनीतिक व्यक्ति हूं, कोई भी नाम लेता है तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मान अपमान से ज्यादा जरूरी विषय है कि समाजवाद को कैसे मजबूत किया जाए। विपक्ष में 26 दल एकजुट हुए हैं, वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 38 दल एक साथ हैं। कैसे सामना करेंगे? 38 दलों में तो कई दल ऐसे हैं मान्यवर, जिनमें 1-2 सभासद भी नहीं है। 6000 से ज्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। क्या कोई ऐसा गठबंधन बना लिया जाए जिसमें 600 दल हो जाए, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनकी पत्नी तक ठीक से नहीं जानती कि वो किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? मजाक कर रही है भाजपा। क्या मोदी मैजिक का सामना विपक्ष कर पाएगा? मोदी मैजिक है कहां? 32 कुछ प्रतिशत वोट है, यानी कितने प्रतिशत वोट मोदी जी को नहीं मिले? घटाइए 100 से 32, 3 गुना वोट तो उनको मिले नहीं। लेकिन अगर पूरे एनडीए की बात कर लें तो करीब 42% 43% वोटिंग थी। अरे मान्यवर, 303 ही तो सांसद हैं, 272 चाहिए सरकार के लिए, 30 है तो अधिक है। 30 तो आप देख लीजिएगा, जैसे चुनाव की तिथि घोषित होगी तो 50-60 सांसद उनका टिकट वापस कर देंगे। मोदी मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है इस देश में। जादू अगर चला है तो महात्मा गांधी का चला, महात्मा गांधी के बाद लोहिया का चला, लोहिया के बाद जयप्रकाश नारायण का चला, बाकी इस देश में किसी का जादू वादू चला वाला नहीं। भाजपा विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि सारे घोटालेबाज एक हो रहे हैं, जैसे ममता, लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार और भी बहुत से हैं। उन्होंने कहा था कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजनीति में हम लोग ईमानदारी को जीते हैं, राजनीति में हम लोग ईमानदारी रहे इसके लिए संघर्ष करते हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ मान्यवर। चलिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय गणराज्य प्रधान जी ने कहा कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। कहा तो सही, वो अपनी बात पे अमल भी किए। सारे भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के भाजपा का हिस्सा बना दिए, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा। सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में हैं, जो भाजपा में टेक्निकली नहीं आ सकते उनको एनडीए का हिस्सा बना दिया। तो फिर मोदी जी तो मंच से गारंटी दे रहे हैं कि किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्श रहे, सबको भाजपा की सदस्यता दिला दे रहे हैं। उसके लिए अगर सरकार भी गिरानी पड़ गई, जनमत से चुनी हुई सरकार, तो भी एक भ्रष्टाचारी को तुष्ट करने के लिए, इससे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा। एक भ्रष्टाचारी को तुष्ट करने के लिए अगर जनता के मतों से चुनी हुई सरकार को गिराना भी पड़ रहा है, तो भी मोदी जी यह कहने में जरा भी हिचक नहीं रहे हैं। खुलेआम आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी दूसरे दिन भाजपा में आपकी पार्टी सदस्यता ले रहा है, मोदी जी चुप। दरअसल भाजपा का एक सिद्धांत हो गया है कि जो हमारे साथ वही अच्छा, यही तो फांसीवाद है। उत्तर प्रदेश की सरकार अब पत्रकारों पर भी शिकंजा कस रही है। निर्देश जारी हो चुका है कि सकारात्मक खबरें और नकारात्मक खबरों पर संज्ञान लिया जाएगा। क्या है सकारात्मक खबरें और नकारात्मक खबरें? मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, और अपने काम को मैं जानता हूँ कि जो है सरकार की नीतियों पर सवाल करना और उनकी गलत नीतियों को उजागर करना। सकारात्मक खबरें वो ये है कि अगर कोई गुंडा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसे बहादुर लिखा जाए, राणा प्रताप कहा जाए। सकारात्मक खबर यह है कि कोई अपराधी अपराध करने के बाद अगर भाजपा का चोला पहन लेता है तो उसे
पंडित दीनदयाल, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, लोहिया और जयप्रकाश कहा जाए। यह है सकारात्मक खबर। नकारात्मक खबर यह है कि कोई गरीब अगर थाने में पीटा जा रहा है, उसकी अगर कोई आवाज उठा रहा है, तो वह राजद्रोही है। भाजपा ने पत्रकारों पर की कलम पर जो ब्रिटानिया हुकूमत जो काम नहीं कर सकी, वो काम कर रही है। आप ये बताएं, संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन कुछ हो सकता है? आप पत्रकार हैं, आपको भारत के संविधान ने मूलाधिकार में आपको यह दिया है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 तक, कि आप राष्ट्र को जगाएं। डॉक्टर लोहिया पत्रकार थे, जन और मैनकाइंड निकालते थे। थानू पिल्ले की अपनी सरकार थी, डॉक्टर लोहिया ने लेख अपनी सरकार के खिलाफ लिखा। पत्रकार तो शाश्वत प्रतिपक्ष होता है, प्रबल प्रतिपक्ष होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये कुयोग क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कुचलने का यह षड्यंत्र है। यह लोकमान्य तिलक की विरासत का अपमान है, जो मराठा और केसरी निकालते थे। हाथों से कलम छीनी जा रही है, होठों से मुस्कान छीनी जा रही है। अब ये चाहते हैं कि आंखें सिर्फ वो समारोह देखें जिन समारोह की ये मुख्य तिथि हैं, और आंखें न इस देश की आर्थिक विषमता देखें, न इस प्रदेश में व्याप्त गरीबी देखें। तो ये थे समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी चिंतक दीपक मिश्रा जी। इन्होंने अपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।